पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। और आज का सवाल सबीन से ही है सिर्फ, और ये है बस मेरा दिल चाह रहा है, मेरी मर्जी, मेरा सवाल मेरी मर्जी। पूछ लें। सवाल ये सबीन, जब भी आप कोई ड्रेस डिसाइड कर रही होती हैं, कलर कैसे डिसाइड करते हैं? अच्छा मुझे इस कलर का ड्रेस पहनना है, कलर डिसाइड करती हैं या आपको होता है अच्छा ये कट या ये स्टाइल? आई थिंक कट और स्टाइल मेरे लिए ज्यादा मैटर कर रहा होता है। रंग मैटर नहीं मेरा करते। अपना एक स्टाइल, हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है। दूसरा मेरा अपना एक स्टाइल है कि आई गो फॉर सिंपल ड्रेसेस लाइक सॉलिड्स में एंड यू नो प्लेन ड्रेसेस एंड लॉन्ग शर्ट। सो ये मेरा एक स्टाइल है जो मैं हमेशा से कैरी करती आती हूँ। नाज़रीन को पता होगा ऑलरेडी कि किस तरह से। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सबीन ने कहा है ना कि नहीं कलर मैटर नहीं करता, अगर सबीन की वार्डरोब में कोई देखे, इसमें झलक देख लेना, तो आपको उसमें क्या नजर आएगा? डार्क पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, शॉकिंग पिंक, पिंक प्लस, पिंक माइनस। अच्छा नहीं, मैंने ऐड कर दिया इसमें कुछ। आई लाइक वाइब्रेंट कलर्स ना, थोड़े से जो स्टैंड आउट करते हो कलर। लेट्स सपोज पिंक हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया। सो आई लाइक दिस कलर्स। और ये स्क्रीन कलर्स हैं, और बड़ा कम होता है कि स्क्रीन पर लाइट कलर जो है वो सूट करते हो। डिपेंड्स ऑन योर सेट पे लाइट्स एंड एवरीथिंग। सो आई बिलीव कि मुझे खुद पर्सनली मुझे पसंद भी थोड़े से वाइब्रेंट डार्क कलर्स हैं, और इसी तरह से जो है ना वो जब वाइब्रेंट कलर्स हो तो अच्छा लगता है। चलिए आप बताएं जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? और आप कोई भी ड्रेस सिलेक्ट करते हुए उसके स्टाइल और कट पे जा रहे होते हैं, उसके फैब्रिक पे जा रहे होते हैं, या कि उसके कलर पे जा रहे होते हैं? तो आज हमने सोचा कि आपके सामने ये सवाल भी रख छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, और वो अच्छी खबरें खेल के मैदान से हैं। मुख्तलिफ कंपटीशन से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो पहली खबर आई थिंक सबीन आप शेयर करें कि क्या खबर आपके पास? बिल्कुल जी, बड़ी जबरदस्त खबर है, और सोशल मीडिया पे ऑलरेडी परसों से इसकी धूम मची हुई है। नूर दस्तगीर पाकिस्तान की पावर लिफ्टिंग स्टार, उन्होंने जनाब जो 120 प्लस कैटेगरी होती है उसमें उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, और 400 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने स्क्वाट्स किए हैं। 400 kg, आई मीन कम ऑन। लेकिन नूर दस्तगीर है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो ताइवान के बेसिकली यंग पी यू इनका नाम है जी, इन्होंने 380 किलोग्राम का वजन उठाकर स्क्वाट्स किए थे, और ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया था। लेकिन नूर दस्तगीर ने लास्ट टाइम जो है वो 370, इससे पहले जो ताइवान से पहले जो 370, एंड देन ताइवान के इस जो एथलीट है इन्होंने 380 जो है वजन जब उठाया था, तो वो उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। अब दोबारा जो है नूर दस्तगीर ने रिकॉर्ड वापस लिए 400 kg जो है वो स्क्वाट्स उन्होंने किए हैं वजन उठा के। सो मेरा ख्याल है ये इतनी मजे की खबर होती है कि कैसे, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू, हम तो देखिए कार्ड नहीं उठाए जा रहे, पता नहीं कितने उम्र में हो जाता है, कितने ग्राम के, पता नहीं किलोग्राम तो बड़े दूर की बात है। लेकिन वी आर सो प्राउड ऑफ यू नूर दस्तगीर। अगर ये शो देख रहे हैं, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, कोई भी अगर ये शो देख रहे हैं, तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू उस इलाके के हवाले से भी, और आई एम श्योर कि वहां पर भी जश्न का समा जरूर होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए प्राउड, नो डाउट, हर पाकिस्तानी के लिए ज़रा प्राउड मोमेंट है। अच्छा एक और खबर भी है हमारे पास, वो भी खेल के मैदान से ही, और वो खबर है हमारे पास इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप और अंडर 18 कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद साकिब ने जबरदस्त धूम मचाई है जनाब, और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जो जकार्ता में हुई है, और उसके तहत मोहम्मद साकिब जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम लिया है अंडर 18, और उसमें 52.2 kg की कैटेगरी है। इसमें काजाकिस्तान की खिलाड़ी को उन्होंने शिकस्त दी है और टाइटल अपने नाम किया है। और ये जो मुकाबला था दोनों के दरमियान 3 राउंड्स तक जारी रहा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड था बिल्कुल वन साइडेड रहा, टिकने नहीं दिया इन्होंने अपने हरीफ को अपने सामने, और जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, एंड दैट्स हाउ उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अच्छा इस चैंपियनशिप में 63 ममालिक के 600 से ज्यादा एथलीट्स ने शिरकत की थी, और मोहम्मद साकिब ने इसमें लिया है जनाब गोल्ड मेडल। और इससे पहले भी अगर हम देखें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और एथलीट्स जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, कुछ और कैटेगरीज भी थी, जैसे कि -93 यानी 93 किलोग्राम से कम वाली कैटेगरी भी, और +93 भी, 93 kg से प्लस की जो कैटेगरी है उसमें महमूद कमाल है पाकिस्तान के, इन्होंने 2 कांसे के तमगे जो है अपने नाम के दोनों कैटेगरीज में। तो प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
हमारे एथलीट्स Exactly. शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज मिले तो हमारे नौजवान किसी से कम नहीं है, और जाहिर सी बात है इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज अवेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अवेल कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़े। अच्छा, आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप हमें बताएं आपका क्या पैशन है, अपने इलाके में आप क्या खेलते हैं, आपके इलाके का कौन सा खेल है जो बहुत ज्यादा मशहूर है। सो उस हवाले से भी हमें जरूर बताएं, और उस खेल के रूल्स क्या होते हैं। बाज़ औक़ात खेल का नाम शोएब डिफरेंट होता है, वो हम देख रहे होते हैं कि कुछ नाम डिफरेंट होता है और हम कहते हैं अच्छा रूल्स वही हैं, लेकिन शायद नाम हर इलाके के लिहाज से वेरी कर रहा होता है। सो आप हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या खेलना पसंद करते हैं, और स्पेशली अगर आप खेल के मैदान में आगे जाना चाहते हैं तो आपने क्या गोल सेट किया हुआ है, वो कौन सा खेल है जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे प्राउड फील करवाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। उसके अलावा आज हम प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है, तो कल से एक जुमला जो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक है, दैट इज़ कुछ पैशंस को लेकर जो बात होती है, इज़ इट अ पैशन और अ फैशन। तो वो केटो से मुतालिक चूंकि इससे कल बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको इस पे अप्लाई करता हूँ। किचन गार्डनिंग एक मौजू हमारे सामने कई सालों से हम इस पर ध्यान भी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेशली शहरी इलाकों में जब हम देखते हैं कि ज़मीन यानी कम होती है, या फॉर दैट मैटर आपके घरों में जो भी थोड़ी बहुत स्पेस होती है आप उसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो बैक यार्ड है, वो आपका टेरेस है, वो आपका लॉन है, रूफटॉप है, यस, आप उसे यूटिलाइज कर रहे और होते हैं। अब तो पहले हम कहते हैं गार्डन होना चाहिए, प्रॉपर गार्डन, उसके बाद आप गार्डनिंग शुरू करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास अगर थोड़ी सी भी स्पेस है तो स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। सो बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, आपके क्या तरीके हैं आप हमें जरूर बताएं, लेकिन आज हम वो तरीके और जो सीखना चाहते हैं तो वो जुड़े रहिए हमारे साथ। राइजिंग पाकिस्तान में एक जबरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी जो कि अपने किचन गार्डनिंग से मुतालिक टिप्स भी आपको देंगी और पूरे प्रोसेस से मुतालिक समझाएंगी, और स्पेशली हम बात करेंगे इस मौसम से मुतालिक भी कि इस मौसम में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, इज इट अ गुड वेदर टू स्टार्ट विद या नहीं, या इंतजार किया जाए। करेंगे बात इस पर, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, इसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। PTV होम पर। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G।
हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए PTV नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ PTV होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज का मौजूद है किचन गार्डनिंग, और किचन गार्डनिंग से जुड़े बहुत से लोगों के लिए भी सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर बंदा अपने अपने अंदाज से किचन गार्डनिंग कर रहा होता है। एंड फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट, कि चलें हम भी आगाज करते हैं, जो भी हमारे पास स्पेस है उससे यूटिलाइज करते हैं और वहां पर हम कुछ सब्जियां उगाते हैं। कोशिश करते हैं जो पॉट्स में उग सके, अगर हमारे पास थोड़ी सी लैंड है, बिल्कुल थोड़ा सा लॉन है, तो उसको हम यूटिलाइज करें। रूफ टॉप है तो उसे यूटिलाइज करें। अमूमन क्या हो रहा होता है, एक बड़े स्केल पे जब हम देख रहे होते हैं कि आपको ग्रोथ ज्यादा चाहिए होती है सब्जियों की, फलों की, तो हम क्या करते हुए देख रहे होते हैं कि केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं सो दैट यू नो ज्यादा ग्रोथ हो सके, ज्यादा हम मुनाफा कमा सके। बट ऑब्वियसली वो जो केमिकल्स ऐड किए या वो जो मेथड्स यूज किए जा रहे होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते, सो ऑब्वियस सी बात है जो सब्जी जो भी हम प्रोडक्ट उसका खा रहे होते हैं वो सारी चीजें हम भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुज़र है। इसमें एक चीज है पानी, ताज़ा पानी से काश्त की गई सब्जियां, चूंकि अक्सर हम ये भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना कि अनट्रीटेड वाटर जब आपने दिया फील्ड्स में, तो उसकी वजह से जो भी सब्जियां उगी वो हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। तो जब हम घर में उगा रहे होते हैं, ज़रा हमें पता होता है कि उसका जो सोर्स है पानी वो ताज़ा साफ पानी है, तो हमें तसल्ली भी होती है। बट इट्स नॉट दैट ईजी। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सबीन, अगर हमने कहीं जाना हो फॉर एग्जांपल फॉर अ वीक और सो, तो पीछे कौन उन सब्जियों का ख्याल करेगा? सही बात है, वैसे ये भी एक बड़ा मसला जरूर है। लेकिन आज हम जरा ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग के हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां ऑर्गेनिक जो है वो उगा सकते हैं। अब मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात यह कि जो ऑलरेडी आप सब्जियां उगा रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि ठीक है जी, घर की सब्जी है, घर का फल है, तो वो बस ऑर्गेनिक है जिसको हम इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं, वो जो मेथड है क्या क्या हम उसके अंदर इस्तेमाल करें, जिस तरह शोएब ने ऑलरेडी पानी का भी जिक्र किया, एंड ओवरऑल किस तरह से हम उसको खाद वगैरह का इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। सो आज इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नजमा शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम का तजुर्बा ना सिर्फ किचन गार्डनिंग में, इससे पहले एज एन एजुकेशन भी तजुर्बा है इनका, और हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नजमा साहब कैसे आई किचन गार्डनिंग की तरफ? ये शौक था या आपको एक एहसास हुआ कि नहीं ताज़ा सब्जियां होनी चाहिए और खुद कोशिश करती हूँ? कैसे आपने स्टार्ट किया? है तो क्लीशेड जवाब, ओके। लेकिन ये कि ये मैं टीनेज से कर रही हूँ। मेरे वालिद को बहुत ज़्यादा शौक था, ओके। तो हमारे घर में जो हमने बचपन से देखा, हर किस्म का फल, और उस वक्त खुशकिस्मती से जो घर हमारे पास था उसमें काफ़ी जगह थी खाली, तो उन्होंने हर किस्म की सब्ज़ी, हर किस्म का फल, मतलब पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं ना वो सब हमारे घर में होती थी, और माशाल्लाह सब ताज़ा आती थी। तो वो चूँकि देख के बड़ी हुई, और गार्डनिंग का शौक़ मुझे था उस वक्त भी। मैं जो घर के हेल्पर्स थे उनके साथ, मैं टीनेज में भी उनके साथ बाहर सफाई में, और मुझे कीड़े मकोड़े जानवर बहुत पसंद है। तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी जब हम अंदर से पत्ते निकालते थे ना, उसमें वो छोटी छोटी छुपकलियाँ होती थी जिसमें सिल्वर और ब्लैक स्ट्राइप्स होती थी। तो मैं उस वक्त बड़ा फैसिनेट होती थी। मेरे शौक जरा डिफरेंट है। मुझे जैसे थी, मैं परेशान हो रही हूँ बातें सुन। देखिए, कुदरत से अगर आप करीब रहे ना तो आप इतनी चीजें समझ सकते हैं। आप किसी एक चीज को लेके उस पर चंद सेकंड भी गौर करें, एक कीड़ा, एक फूल, एक पत्ता,
آپ اس پہ بہت ٹائم گزار سکتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھیں اور اپریشیٹ کریں. سبحان اللہ, اگر آپ اس کی قدرت کو دیکھ کے جب کہتے ہیں نا, ثواب تو اس کا الگ ہے ہی, لیکن آپ واقعی میں اتنا فیسینیٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر کریشن پہ, تو وہ ڈر خوف پھر رہتا نہیں. مجھے اسی طرح سانپ بھی بہت زیادہ پسند ہے, آپ تو اسی بہت وجہ خطرناک سے ہے نہیں ابھی میرے پاس کوئی نہیں, لیکن یہ کہ اس میں خاص بات, مین پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور پلس ایکو سسٹم ہے ہمارا, اس میں ہر چیز کا حصہ ہے. کو ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہی ہم سب کو سیکھنا بھی ہے. کچن گارڈننگ, اچھا آئی کچن کس طرح سے؟ گارڈننگ جی اس طرح سے کہ وہ چونکہ میں کرتی تھی اور پھر مجھے یہی شوق تھا کہ ہر چیز گھر میں ہو. ایون اپنے بچوں کو بھی میں جو کھانے پینے کی چیزیں دیتی تھی نا, میں تو کوئی جیلی کوئی چیز بھی میں بازار سے نہیں لیتی تھی, کہ سب گھر میں بنے. تو اس میں گھر کی سبزیاں, جو ذائقہ گھر کی سبزیوں کا اور جو ان کا بیہیویئر کوکنگ میں ہوتا ہے نا, وہ بازار کی سبزیوں کا ہو ہی نہیں سکتا. آرگینک کچن گارڈننگ, آرگینک کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب ہم سب کو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ جتنے زیادہ ہم کیمیکلز کسی بھی چیز میں یوز کرتے ہیں, آرٹیفیشل چیز, اردو میں ہم اس کو نامیاتی کہتے ہیں, کہ آرگینک جب ہم چیزیں بناتے ہیں تو اس میں ان نیچرل کوئی چیز ہم استعمال نہیں کرتے. جو کھاد, جیسے میرے گھر میں جو بھی گارڈننگ ہوتی ہے اس میں گوبر کی پرانی کھاد, صحیح, جو بلیک گولڈ اس کو ہم کہتے ہیں ایکچولی, لیکن وہ تازہ کھاد نہیں جس میں اسمیل آ رہی ہو اور اس میں کیڑے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو. 1.5-2 سال اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ بالکل ڈرائی پاؤڈری ہو جاتی ہے, تو اس میں میکسیمم نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور وہ آپ کو نقصان کوئی نہیں پہنچاتے, آپ کو فائدہ ہی ان سے ملتا ہے. اور جو ذائقہ سبزیوں کا اپنا ڈیولپ ہوتا ہے نا, وہ قدرتی چیزوں سے ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرا, ہم گھر میں خود کھاد تیار کرتے ہیں, ہم جو پرانے گارڈنرز ہیں, کہ ایک گملہ, یہ کم سے کم جگہ میں بھی ہو سکتا ہے, ایک بڑا گملہ, ایک ڈرم اگر آپ کو ہے, اگر جگہ اتنی نہیں ہے تو اس میں آپ تہ بتہ ساری سبزیاں جو گھر کا نارمل ویسٹ ہے, آملیٹ بھی بناتے ہیں تو پیاز کٹتی ہے, ٹماٹر کٹتا ہے, مرچوں کے بیج نکلتے ہیں, اندر انڈے کا چھلکا تو از اے بگ سورس آف نیوٹرینٹ, اور کیلے کے چھلکے اور بہت سی ایسی چیزیں. ہم کتنا ویسٹ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو بچائیں اور اس کو زمین کا حصہ بنائیں. بالکل, اور وہ چیز جب ریسائیکل ہو جاتی ہے تو وہ اتنی قیمتی چیز بن جاتی ہے. اسی طرح ابھی آپ پانی کا ذکر کر رہے تھے نا, تو پانی اب ہم نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ ہم بارش کا پانی سٹور کرتے ہیں. رین واٹر ہارویسٹنگ. جی ایگزیکٹلی. اب ہم میں سے کچھ لوگوں نے ایسے ٹینکس گھر میں رکھ لیے ہیں جس میں گھر کے پرنالوں کا پانی اس میں جمع ہوتا ہے, پھر وہی پانی ہم ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک تو پانی کی بچت ہے, اور دوسرا یہ کہ قدرتی چیز مل رہی ہے نا, وہ تو وہ بالکل فلٹر واٹر کی طرح ہوتا ہے, اس میں ساری نیوٹرینٹس آلریڈی موجود ہیں قدرتی طور پہ. 2 پرسپیکٹو اوبویسلی اس کے اندر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ چلیں ٹھیک ہے ہم پانی بچا رہے ہیں, جو کہ اس وقت ہم سب کا, میں کہتی ہوں ایک فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم کس طرح سے اپنے قدرتی وسائل کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم پولوشن اوبویسلی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے, اسی سے تو آپ دیکھیں, ہم اکثر اب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش بھی ویسے ہی نہیں رہی, تو ظاہری سی بات ہے یہ پولوٹنٹس ہیں جو ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو خراب کیا ہوا ہے, تو آبویسلی وہی بارش کا پانی ہے جو آ کر جو ہے ہمارے اوپر برستا ہے. تو میرا خیال ہے ہر چیز جو ہے, جو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر چیز دیکھیں انٹر لنکڈ ہے ایک دوسرے سے, کہ کس طرح سے ہم آرگینک کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن چلیں ہم میکسیمم اپنی کوشش کر سکتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم جیسے پودوں پہ کیڑے تو آتے ہی ہیں, یہ بھی تو سسٹم کا حصہ ہے نا ان کے کھانے پینے کا, لیکن ان کو نہ مارنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کا قدرت کی ہر کریشن میں شیئر ہے, اگر وہ پتے کھائیں گے تو ان کا لائف سائیکل بنے گا. اب ہم لوگ جیسے جو کیٹرپلرز جن سے بنتے ہیں نا, کچھ تو ہوتے ہیں نقصان دہ کیڑے, لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس آرگینک سولوشنز ہیں. دار چینی کا پانی بنا کے ڈالتے ہیں, مرچیں لہسن جو ہے ان کو بلینڈر میں ڈال کے پانی ملا کے اس کو کرتے ہیں. اب صرف ایک تھوڑا سا اس میں ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے زیادہ پیشنس چاہیے. اگر ہم آرگینک سولوشن یوز کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کنٹینیوسلی 3-4 دن کرنا پڑے گا. تو لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے کہ بازار سے ایک دوائی لائیں, اس کا اسپرے کر دیں, لیکن نقصان اس کا اتنا لانگ لاسٹنگ ہے. وہ والے کیڑے بھی مر جاتے ہیں جو کہ فائدہ مند ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسرا وہ حصہ بن جاتا ہے آپ کی اس آؤٹر سرفیس سے کسی بھی فروٹ کے, اور پھر وہ آپ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, جتنا مرضی واش کریں بٹ سم ہاؤ وہ رہ جاتا ہے. بالکل رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اب وہ سیب جو آپ کو بہت شائنی نظر آتا ہے,
اگر اس کو آپ واش کریں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا وہ سلپ کر رہا ہوتا ہے نا Yes. ہاتھ سے. اور وہ سیب آپ ہفتوں باہر رکھیں وہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ کوٹنگ ہو چکی ہے کیمیکل کی. یہ ایکچولی یہ مجھے نہیں تھی اتنی سمجھ, میری والدہ نے مجھے الرٹ کیا. اچھا ویسے جو صحیح سیب ہوتا ہے جس میں کیمیکلز کا استعمال نہیں ہوتا وہ کتنے ٹائم تک رہ سکتا ہے خراب ہوئے بغیر؟ وہ میرا خیال ہے کہ ہفتہ, تو اس موسم میں تو ہفتہ 10 دن آرام سے نکل جائے گا, اچھا کچھ بھی نہیں اچھا ہوتا. جو آپ سبزیاں آپ اگاتی ہیں اور جو باہر سے سبزیاں آتی ہیں, ٹیسٹ میں آپ نے کتنا فرق دیکھا؟ بہت فرق ہے بیٹا, بہت فرق ہے. اور اس کا ذائقہ نا اگر آپ ساتھ پکا کے بھی دیکھیں نا الگ الگ, اور جو چیز ہم پکاتے ہیں نا گھر کی اتری ہوئی وہ گلنے میں چند منٹ لگتے ہیں. اوکے. اور میں تو کسی سبزی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالتی, اس کا اپنا پانی اتنا نکل آتا ہے اور وہی اس کے ذائقے کو انہانس بھی کرتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت فرق پڑتا ہے. اچھا جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین, تھوڑا گائیڈ اگر کریں, جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ روف ٹاپ سے کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے تھوڑا سا ان کے بیک یارڈ پہ تھوڑی سی اسپیس ہے جس کو گھر کی گیلری ہے, اگر ان کی چھوٹی سی, یعنی ان کے پاس اس وقت زمین نہیں ہے, وہ ہارڈ لینڈ ہے, تو اس میں وہ کوئی پلاسٹک کنٹینر اس میں بیگز لگا کر سٹارٹ کرنا چاہیں, پاٹس میں کرنا چاہیں, وٹ آر دا سسٹینیبل آپشنز؟ یہ سارے آپشن سسٹینیبل ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پیشن کی اسٹرینتھ کتنی ہے. اوکے. اور آپ کتنے پیشنس ہے. گارڈننگ از دی ادر نیم آف پیشنس. اوکے, یہ پیشنس بھی سکھاتی ہے, بہت بہت ضرورت ہے پھر تو سب کو اس کی. بہت زیادہ. لیکن وہ جو گریٹیفائنگ ایکسپیرینس ہے نا کہ آپ نے ایک باریک سا بیج, رائی کے دانے کو آپ پہچانتے ہیں, کئی چیزوں کے بیج جو ہیں ایک رائی کے دانے میں کم از کم 10-15 آ جائیں گے. تو جسٹ امیجن دا سائز آف اٹ, کہ پھر وہ قدرت کا کام ہے نا کہ آپ وہ بیج بوتے ہیں, پھر وہ اگتا ہے اتنا سا پودا, اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے, پھلدار درخت بنتا ہے یا سبزی دینے والا پودا بنتا ہے. تو وہ جو آپ کے اندر ایک گریٹیفائنگ فیلنگ آتی ہے نا کہ سبحان اللہ, کیا اللہ کی شان ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں. تو ہم یوں شروع کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہمارے پاس کم جگہ ہے تو آپ مٹی کے چھوٹے گملے میں یا پلاسٹک کے کنٹینر, جیسے یہ سبزی فروٹ کے جو خالی کریٹ ہوتے ہیں, میں نے روف ٹاپ پہ فل فلیش گارڈننگ کی ہوئی ہے. ایک تو دیکھیں گھر میں کوئی بھی سبزی جو 10 انچ سے زیادہ گہرائی والی کوئی بھی نہیں ہوتی, ایون بڑی سی مولی بھی ہونا وہ 10-12 انچ سے زیادہ نہیں جاتی. تو وہ اتنے بڑے کنٹینر میں, اب اس کا ایگزیکٹ سائز میرا خیال ہے فٹ ہوتا ہے, تقریباً اتنا ہی ہے. آئی تھنک وہ 2 فٹ اس کی لینتھ ہے اور 1 فٹ اس کی چوڑائی اور 1 فٹ اس کی ہائٹ ہوتی ہے. بالکل. اب اس کے اندر بچھانے کے لیے آپ پلاسٹک یوز کر سکتے ہیں, یا یہ آٹے کے تھیلے اور اس طرح کی جو وہ آتی ہیں نا بوریاں, ان کو صاف کر کے تو ان کو کھول کے اس کی ایک لیئر دے دیں, بیس پہ چند سوراخ کر لیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتی ہے مٹی کی کمپوزیشن. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے جس پہ لوگ غور نہیں کرتے. ایک اور پوائنٹ اس کے ساتھ ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر آپ گارڈننگ کر رہے ہیں نا تو جب تک آپ اپنے ہاتھ سے مٹی وغیرہ ہینڈل نہیں کریں گے نا تو آپ کو وہ فیلنگ بھی نہیں ملے گی, آپ کی محبت اس طرح نہیں بڑھے گی مٹی سے, اور پھر آپ کا ریزلٹ بھی اس حساب سے. دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ طریقے سے, اچھے طریقے سے آپ لے کر چلنا چاہیں, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت شام سے پاکستانیوں کے انخلاء کے حوالے سے اجلاس. بیروت پہنچنے والے پاکستانی آج رات چارٹر پرواز کے ذریعے وطن لوٹیں گے. اجلاس کو بریفنگ وزیر اعظم کی جانب سے وفاقی وزیر احسن اقبال کو ہوائی اڈے پر شام سے آنے والے پاکستانیوں کے استقبال کی ذمہ داری سونپ دی گئی. ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن. کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس سروے کی 4تھی سہ ماہی رپورٹ جاری. پاکستان کے انڈیکس میں 1.2 پوائنٹس کا اضافہ, کئی اقتصادی ریکارڈز قائم. مہنگائی سال کی کم ترین سطح تک پہنچ گئی. سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی ریکارڈ. پی ٹی آئی کی سیاست انتشار اور نفرت پر مبنی ہے. اپنے دور حکومت میں سیاسی مخالفین پر نیب کیسز بنوائے.
9 मई को एहतजाज के नाम पर फसाद बर्पा किया गया। गैर मुल्कियों के जरिए 26 नवंबर को 9 मई 2 किया गया। अदम सबूत के बावजूद पीटीआई का लाशें गिराने का प्रोपेगेंडा जारी। हमें आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए काम करना है, मईशत को अपनी सियासत की नज़र न करें। सियासत से पहले रियासत को तरजीह देनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। पुरतशद्दुद सियासत और एहतजाज पीटीआई का वतीरा। गुलेलों, बंटों, पत्थरों, स्टन गन्स और आतिशी असलहे से लेस शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की। तहरीक इंसाफ के पास गोली चलने का कोई सबूत है तो सामने लाएं। शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें। अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब दें। इल्जामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। वजीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी ज़ो जोंगमिंग से मुलाकात। मईशत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर आला मरियम नवाज का जिंको सोलर कंपनी का भी दौरा। सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मालूमात के तबादले पर जोर। पंजाब में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। सोलर एनर्जी से माहौलियाती तब्दीली के असरात और बिजली की लागत में नुमाया कमी होगी। वजीर आला मरियम नवाज। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन मीरान शाह और स्पिन वाम में किए गए। फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद अमीन शहीद। कामयाब कार्रवाइयों पर वजीर आजम और सदर ममलकत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आलमी सतह पर मोदी सरकार के लिए एक और सुबकी। बांग्लादेश ने भारत के साथ हसीना वाजिद के दौर में किया गया इंटरनेट बैंड विड्थ मुआहदा मंसूख कर दिया। इलाकाई इंटरनेट हब बनने का इंडियन ख्वाब चकनाचूर। दोनों मुल्कों की मसनूई मोहब्बत तेजी से इंजाम की जानिब गामजन। शाम में जंगजुओं ने मफरूर सदर बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद के मज़ार को आग लगा दी। दहाइयों से जेलों और अकूबत खानों में कैद हज़ारों अफराद की अपने घरों को वापसी। लोग जंग से थक चुके हैं और हम दोबारा एक और लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर की दयार गैर में मुकीम शामियों से वतन वापस आकर मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने की अपील। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में काबिल से हुनी फोर्सेस की बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में 19 फ़लस्तीनी शहीद, 70 जख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप और हस्पताल भी इसराइली फ़ौज के निशाने पर। गजा में इंसानी बहरान संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की अपील। जंग बंदी के बावजूद लिबनान पर इसराइली फ़ज़ाइया के हमले। 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। ये तारीखी कामयाबी आलमी खेलों में सऊदी अरब के बढ़ते हुए असर व रसूख और विजन 2030 के लिए उसकी वाबस्तगी को तस्लीम करना है। एक शानदार टूर्नामेंट के मुंतज़िर है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। रावलपिंडी में चैंपियंस T20 कप। लॉयंस की पैंथर्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। पैंथर्स की टीम 19.2 ओवर्स में 123 रन बनाकर आउट। लॉयंस ने हदफ 15वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
अस्सलाम वालेकुम, पीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं कासिम अली और मैं हूँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर सना सहर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी न्यूज़। आप ठीक हैं, आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आपके गले में खराश और ये सारे मामलात हम देख रहे हैं। अच्छा, अब हर घर में हम देख रहे हैं जिस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बिकॉज जब बारिशें नहीं हो रही होती तो खुश्क जो सर्दी होती है, स्पेशली जब सर्दी अब आ रही है और प्रॉपरली भी नहीं आ रही। दिन में हम देखते हैं कि एक अलग मौसम होता है, सुबह के टाइम पे एक अलग मौसम है, शाम में अलग और फिर रात में शदीद ठंड होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ हम इस वक्त मैदानी इलाकों के पर्सपेक्टिव से बात करें, बट ऑब्वियसली जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर तो प्रॉपर सर्दी आ चुकी है और कहीं कहीं पर तो बर्फबारी भी इस वक्त हो रही है। अभी जो खुश्क सर्दी है ये किस तरह से हमारे बच्चों को मुतासर करी है, ये किस तरह से इम्पैक्ट इसका हमारी हेल्थ के ऊपर हो रहा है, आज जरा इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसी पर हमें ज्वाइन किया है माहिर अमराज़ी अतफाल डॉक्टर बुशरा आदिल साहिबा ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कि आपके पास, बहुत शुक्रिया, आपके पास भी इस वक्त ज्यादा पेरेंट्स कंसर्न के साथ आ रहे हैं कि बच्चे बीमार हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी एंड अदर वायरल्स एज वेल। जिस तरह हर साल हम देखते हैं कि विंटर के आगाज में स्पेशली मैदानी इलाकों में जहाँ पर हम देखते हैं कि बारिश थोड़ी सी लेट हो जाती है, फिर लोग कहते हैं कि चूंकि खुश्क सर्दी है तो उसका इम्पैक्ट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं तो आप सबकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने सही वक्त पे ये टॉपिक कॉल आउट करवाया है, क्योंकि आजकल जिस तरह की क्लिनिक्स में पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स की एंजाइटी, क्योंकि स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, सुबह पेपर्स स्टार्ट हो गए और सुबह सुबह जब बच्चे उठाना जो है ना सबसे मेन काम होता है कि पूरा इन्वायरमेंट जो होता है ठंडा होता है, स्पेशली पेरेंट्स ही देखें उनके हाथ ठंडे होते हैं, कैसे बच्चों को उठाते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो और इन्फेक्शन जो है मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं और एलर्जीज़ के फॉर्म में भी आते हैं, क्योंकि ये ठंडा जो वेदर, ड्राई वेदर जैसे आपने बात की, तो उसमें जो है ना हमारा क़ुव्वत मदाफ़त जो है बेसिकली इम्यून सिस्टम वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम जो नॉर्मली जो हमारा फाइटिंग मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो बच्चे जल्दी एक्वायर करते हैं इन्फेक्शन। वैसे तो एडल्ट भी करते हैं, लेकिन एडल्ट के कंपैरिजन में बच्चे ज्यादा जो है ना इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं। स्कूल की वजह से भी बच्चों से कांटेक्ट हो रहा होता है, फिर बिल्कुल इस तरीके से बच्चा घर लेके आता है उस वायरस को और फिर आप आसपास देखते हैं सबको। हाँ, इवन जी ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जिनकी मम्मा वर्किंग होती हैं, ठीक है, पेरेंट्स वर्किंग, तो वो डे केयर में बच्चों को छोड़ देते हैं। तो डे केयर के एनवायरनमेंट से, क्योंकि आपके पास हर बच्चा वहाँ पे होता है, आपको नहीं पता होता किसका कौन सा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है। लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना ज़रूरी कि उस इन्फेक्शन में बच्चों के साथ क्या एहतियाती तदाबीर भी हैं और किस तरह से उन अलामतों को पहचाना जाए, तो फिर इजी हो जाएगा। और पेरेंट्स जिस तरह से रश करते हैं डॉक्टर के पास, ज़रूरी नहीं कि हर थोड़े बहुत इन्फेक्शन में रश किया जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो हैं मोर देन 90% दे आर वायरल इन नेचर। तो हम इस पर ये बात भी करते हैं सबीन कि कब पेरेंट्स को परेशान होना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है अपने बच्चे को लेकर, और कब आप घर में ही थोड़ी बहुत उसकी केयर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएं कि जब भी बच्चा बाहर से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, खेल कर आ रहा है, डे केयर से आ रहा है, सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले देखें ना, पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चा बाहर से आ रहा है, पूरे एनवायरनमेंट से, प्लेग्राउंड से, हर चीज़ से आप जो है ना मीन्स के एक्सपोज होके आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, जैसे ही घर पे एंट्री होती है तो एटलीस्ट हाइजीन जो होती है, बेसिकली जो पर्सनल हाइजीन होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें ना सिर्फ आपकी पर्सनल सेल्फ आ जाती है, आपकी एनवायरनमेंट की हाइजीन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो उसमें आपका बेसिकली हमने यही करना होता है कि जो भी आपके बाहर जैसे स्कूल के होते हैं, फ़ौरन से यूनिफॉर्म चेंज करवा के आपकी हैंड हाइजीन और डेली बात, क्योंकि ज़्यादातर विंटर में ये देखा गया है हमारे पास जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो वो चाहे वो न्यू बॉर्न, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी न्यूनेटोलॉजी भी है, तो चाहे वो न्यू बॉर्न भी हो, लोग 15-15 दिन तक बच्चों को नहलाते नहीं है, बात नहीं दिलाते, कहते हैं कि ठंड ज़्यादा है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेली बात एक हाइजीन का मेन हिस्सा है, जिससे आप 10,000 बीमारियां, 10,000 जरासीम क्या वाकई बच्चों को ठंड नहीं लगती? ये भी थोड़ा सा, क्योंकि मिथ्स है काफ़ी सारी और हम
डर रहे होते हैं और बच्चों को वाकई 3-3, 4-4 दिन, और हम ये देख रहे हो सर्दियों में हफ्ते के बाद नहला रहे होते हैं। देखिए ठंड लगना और ना लगना, देखिए पानी का इस्तेमाल कौन सा है, ये थोड़ी कि आप ठंडे वेदर में आप कोल्ड पानी इस्तेमाल करें। यू नीड टू, पहले आपने एनवायरनमेंट की बात की, ह्यूमिडिफायर क्रिएट होना चाहिए ना, आपको ड्राइनेस उसकी कम करनी है, मॉइस्ट स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। साथ में आपने वार्म वाटर करना है जिससे आपने बच्चे को नहलाना है। तो आपकी सराउंडिंग अगर ठीक होगी, जब आप बच्चे को नहलाएंगे तो ठंड का सवाल नहीं है। तो आप उससे क्या करेंगे, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। जो एक परेशानी होती है ना, ठंड लगेगी तो वो ठंडा पानी, तो उनका बेसिकली ये होना चाहिए पेरेंट्स को कि ठंडा पानी यूज ना करें, वार्म वाटर यूज करें। ठीक है। तो उससे वो इजी डेली बात, और हैंड हाइजीन हैंड हाइजीन जो हम कहते हैं कि जैसे पेरेंट्स के लिए खाना बनाने से पहले भी हैंड हाइजीन जरूरी है, तो बच्चों के लिए उनको पता होना चाहिए कि अब मैंने खाना खाना है, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं हर वक्त हर चीज पे, चाहे वो टोडलर्स हो, छोटे बच्चों, हाथ लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो इनविजिबल वायरसेस हैं वो एनवायरनमेंट में हैं, वो सराउंडिंग सरफेसेस पे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ वो हाथ लगाएंगे दे विल गेट द जर्म्स, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी है हर चीज़ को करने से पहले यू नीड टू वॉश योर हैंड। ये प्रैक्टिस इतनी कॉमन होनी चाहिए कि उठते बैठते एक होता है, ऐसा भी नहीं कि हर वक्त, बट आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, उठ रहे हैं या खाना बनाने जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आपने हैंड हाइजीन, बिकॉज हैंड इंटरचेंज, आप हाथ में लाएंगे 10 जरासीम आपको भी दे देंगे, दिस इज वेरी पास करेंगे, बिकॉज इट्स ट्रांसमिटिंग ना, बिकॉज दीज आर द इनविजिबल वायरस जो नजर नहीं आते। तो इसीलिए हैंड हाइजीन, डेली बाथ एंड द एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी जो क्रिएट करनी है। अच्छा, अब ऐसी कौन सी अलामात बच्चे में जाहिर हों तो फिर आपको, आपकी राय में कि कुछ घर में केयर कर लें, और कब आपको लगता है कि नहीं आप घर में केयर ना करें, काम खराब हो चुका है या होने वाला है, तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएं? जी गुड। देखिए बेसिकली ज़्यादातर जैसे हमने कहा कि इन्फेक्शंस में हमारे पास जो है ना अपर रेस्पिरेटरी भी होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी भी होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी में जैसे हम शुरू करते हैं मोस्ट कॉमन फ्लू एंड कोल्ड, ठीक है, तो उसकी भी कुछ अलामतें होती हैं। जैसे सिंपल आपके पास बच्चा है छोटा, बुखार के साथ आ गया, गले की खराश के साथ आ गया, खांसी के साथ आ गया, नज़ला, नाक बह रही है, नाक बंद ही नहीं हो रही, खांसी रात को इतनी कि रात को उठ जाते बच्चे खांसी करते, ठीक है, सोर थ्रोट हो रहा है, ठीक है, फेरेंजाइटिस से, टॉन्सिलाइटिस से, बच्चा खाना पीना बच्चे का इनटेक कम हो गया, बच्चा डल हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, दीज ऑल आर द सिम्टम्स, ठीक है, जो कि मोस्टली हमने कहा कि ज़्यादातर मोर देन 90% दीज आर द वायरल इन्फेक्शन जो कि अपर रेस्पिरेटरी हैं, ठीक है, और उनको ज़्यादातर बेसिकली जो है हम सेल्फ लिमिटेड कहते हैं। इनिशियली 1 to 2 days में दे आर वर्सन, लाइक के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लेकिन ऑन द थर्ड डे वायरल की यही निशानी है कि वो बेटर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप जस्ट वेट, माइल्ड सिम्टम्स हैं, ठीक है, ज़ाहिर पेरेंट की एंजाइटी, कोई भी अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में, चाहे वो हल्का नज़ला ही क्यों ना हो, वो परेशान हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए टू रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ द पेरेंट्स, के जब माओ को ये परेशानियां आती हैं तो वो कैसे उनको हल कर सकती हैं। बहुत बच्चा बीमार हो जाता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, फौरन डॉक्टर के पास लेके मत जाएं, और अगर आप लेकर भी जा रहे हैं, बिकॉज आप सिचुएशन को एज ए पेरेंट बहुत बेहतर वहाँ पर समझ सकते हैं कि किस टाइम पर बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाने, लेके भी जा रहे हैं तो जस्ट अवॉइड एंटीबायोटिक्स, जिस तरह से वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, और इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब घर में, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो हमें पेरेंट्स सुन रहे हैं, हम घर में कुछ कहवों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, शहद का इस्तेमाल, कुछ लोग जिंजर। बिल्कुल, मैं अभी इसी पे बात करूंगी। एग्जैक्टली, देखिए बेसिकली हमने कहा ना कि यस वायरल दे डोंट नीड एंटीबायोटिक की या कफ सप्रेसेंट की, जो उमूमन बच्चों, छोटे बच्चों को भी यंगर एज में भी कफ सप्रेसेंट दे दे जो कि हार्मफुल है। तो बेसिकली हमारा क्या मकसद है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, ठीक है, पेरेंट की एंजाइटी कम करनी है और साथ में बच्चे का जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम करना है। तो जो मेडिकेशन अलो है उसके लिए भी जरूरी कि जस्ट पैरासिटामोल टू रेस्ट, ठीक है, और उसकी डिस्कम्फर्ट कम करे, एक तो आप वो दे सकती है, अदरवाइज कोई मेडिकेशन नहीं। हाँ, बूस्ट करने के लिए अगर बच्चा आपका 1 साल से बड़ा है तो थोड़ा सा हनी दे सकती हैं, कावा दे सकती हैं, ठीक है, और आपकी बेसिकली जो मेन न्यूट्रिशन डाइट है उसमें आपकी हेल्दी स्नैक लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें पेरेंट्स का ये कि बच्चा खाता ही नहीं है तो इट्स वेरी नॉर्मल कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में बच्चे की इंटेक कम होगी। तो आपको उसमें रीइंफोर्स करना है, मेक श्योर करना है कि बच्चे का जो फ्लूइड इंटेक है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जूसेस में, यखनी में,
ठीक है, सिंपल प्लेन वाटर, सिप्स ऑफ वाटर करके वो हाइड्रेट, कीप देम हाइड्रेटेड। जितना वो हाइड्रेट करके रखेंगे उतना इम्यून सिस्टम आपका तो सुबह यखनी रिस्पॉन्स कितनी करेगा। इम्पोर्टेंट है सर्दियों के हवाले से ओवरऑल भी, अगर हम देखें कि हम पहले से ही जो प्रिकॉशंस लेते हैं ना कि हम बीमार ना हो, हमारी बॉडी फिट रहे, तो कहते हैं मटन की यखनी सर्दियों में बड़ी इंपॉर्टेंट होती देखिए है, या फिर उसमें chicken? एग्जैक्टली प्रोटीन्स है ना, तो आपके लिए वैसे इसका कोई ऐसा साइंटिफिक रोल नहीं है कि मैं कहूँ कि उसका डायरेक्टली रिलेशन है, Okay. बट ऑब्वियसली आप जब ये घर पे चीजें बनाते हैं, घर पे करते हैं, तो हाइजीन आ जाती है और साथ में प्रोटीन है। बाहर के स्नैक खाने से, बाहर की यखनी या बाहर की जूसेस से, तो वो जो है ना जंक में शामिल आपकी होता है, तो immunity boost करता है एग्जैक्टली basically। यस, तो मेन जो इम्यूनिटी में बेसिक है वो आपकी बैलेंस एंड हेल्दी न्यूट्रिशन है, जो स्टार्ट आप घर से करती हैं, क्योंकि आजकल विंटर्स में कितने कलरफुल फ्रूट्स, बिल्कुल। वेजिटेबल्स, तो आप अगर बच्चों को वो देंगे उस जब डिजीज में, तो वो इजीली ले लेंगे, छोटे बच्चे भी ठीक और है। बड़े भी। डॉक्टर साहब, एक जो चीज हम कर रहे होते हैं, मैं चाहूंगी इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। मैं खुद भी जानना चाहूंगी कि जब फ्लू होता है तो अब ये पहले तो कह रहे होते थे जी माल्टे मत खाएं आप, कि आपको फ्लू हो रहा है, आपको जुकाम हो रहा है, या थोड़े से आपको सिम्टम शो हो रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं जी उसमें विटामिन सी होता है, yes। सो आप वो लाजमी खाएं। क्योंकि कुछ लोगों का जो फ्लू होता है वो बिगड़ भी जाता है वो खाने से, तो इज इट रिकमेंडेड या विटामिन सी किसी और फॉर्म में लिया जाए? नहीं, विटामिन सी के लिए आप बेसिकली जो भी नेचुरल फ्रूट्स हैं सब खा सकती हैं, देयर इज नो एनी सिंगल कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये मिथ्स हैं कि आप ना खाएं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कोई भी चीज अगर आप बिल्कुल ठंडी करके खाएंगी तो ऑब्वियसली इट विल इरिटेट योर थ्रोट, तो माल्टे खाएं, ठंडे करके ना खाएं, धूप में बैठ के और खाएं। खट्टे ना खाएं, खट्टे ना, वो आपकी लक है कि खट्टे आए हैं, मीठे आए हैं। हाँ, बेसिकली यही है, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, Right। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं डॉक्टर साहब, क्या आपके पास पेरेंट्स आते हैं और आते साथ कहते हो आपको कि मेरा बच्चा बीमार है, को टीका लगा दें? बिल्कुल सर, ये एक कॉमन प्रैक्टिस जो हमने भी देखी है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं ना कि काफ़ी लेट भी आते हैं, तो इनिशियली जब हम वो बैकग्राउंड देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि हम गए थे किसी भी हॉस्पिटल में, किसी ने हमें टीका लगा दिया। बेसिकली वो टीका क्या है जो बच्चे को इतनी जल्दी जो है ना ठीक कर दे, तो वो हमने क्लियर किया हुआ है, अवेयर भी करते हैं लोगों को, दैट्स बेसिकली द स्टीरॉइड्स, और वो डायरेक्टली स्टीरॉइड, क्योंकि हमारा जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो देयर इज अ इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है, तो वो टीका वो लगाते हैं, जो हमें पता है स्टीरॉइड इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो सोजिश को फौरन से कम कर देता है, तो बच्चा गुड अच्छा फील करता है, सही। बट इट्स नॉट कम्प्लीटली रिजॉल्विंग। दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस। तो प्लीज काइंडली हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बताना चाहेंगे कि जैसे ही कोई भी इलनेस होती है, जस्ट ट्रीट एज अ वायरल, कुछ दिन तक ठीक हो जाएगी। अलार्मिंग साइन होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे का वो फीवर जो 5 दिन से ज़्यादा ले जाए, बच्चा बिल्कुल कुछ खा पी ना सके, बच्चा निडाल हो रहा है, डल हो रहा है, आपको लग रहा है कि नाउ इट्स वरीसम, तो आप फौरन से पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास जाएं, और उसकी जो जाहिर है फिर कुछ इन्फेक्शन ऐसे जो बैक्टीरियल है जिनको पिक करने के लिए यू नीड टू गो टू द आई डॉक्टर। वाज अबाउट टू आस्क, देखें जब आपने खुद कह दिया कि 90% जो आपकी बीमारियां इस मौसम में हो रही हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की स्पेशली, वो वायरल अटैक्स हैं, वो वायरल बीमारियां हैं, तो उसमें अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो यकीन जाने को कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि उससे सप्रेस हो रहा है, आप बेहतर हो रहे हैं, तो वायरस ने वैसे ही 2-3 दिन बाद बेहतर होना शुरू कर देना होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स तो इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करें, करें। बर्दाश्त नो करें, एंटीबायोटिक, इट्स अ बिग नो। इट्स बिग नो। It's a हाँ, big लेकिन no। अगर 5 दिन से ज्यादा बुखार है, या फॉर दैट मैटर अगर आपको लगता है, डॉक्टर बता रहे हैं आपको कि सिम्टम्स अब ऐसे हैं कि इट कुड बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो मे बी टेस्ट, मे बी उसकी हिस्ट्री लेने से डॉक्टर को बेहतर पता है कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपको एंटीबायोटिक लेनी है, अदरवाइज आपने नहीं लेनी। बच्चे को थोड़ा सा आप कहें कि फाइन, थोड़ा सा रिलैक्स, खुद भी पैनिक ना करें। बाज़ औक़ात बच्चे ज्यादा बीमार इसलिए भी फील कर रहे थे क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो पैनिक करना शुरू हो जाते हैं। Yes। तो आप पैनिक ना करें, बच्चे को स्ट्रेस ना दें, जितना बच्चे का स्ट्रेस कम होगा, एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं, मेंटली रिलैक्स रखें, सो बच्चा खुद ही जो है वो उसकी और इम्यूनिटी प्लीज बच्चे को डेली बात दें। लेट मी ऐड दिस, क्योंकि मैंने देखा है सभी ने अपने आसपास भी कि वो मतलब आप हफ्ता कह रही हैं, वो पूरा महीना नहीं नहलाते, कहते नहीं ठंड लग जाएगी और नहीं नहलाना नहीं है और बाहर बहुत ठंड है। डॉक्टर साहब ने क्लियरली बताया तो एक डेली बात, हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ठंडे पानी से आप उसे नहलाना शुरू कर एक दिन दें। के बाद आप बच्चे के हाथ अच्छी तरह वॉश कराएं। सर्दियां क्योंकि ऐसे इलाके के लोग भी देख रहे हैं जहां पर शदीद ठंड होती है, एंड ऑब्वियसली ख्याल करना भी इम्पोर्टेंट होता है, सो उसमें जरूरी है कि एक दिन के बाद आप बच्चे को बात जरूर दे दें। इस मौसम के पर्सपेक्टिव से साथ साथ बच्चे की हाइजीन का, हाथ धोना, मुंह धोना, ब्रश करना, इन चीजों का ख्याल नहीं, जरूर रखें। डिपेंडिंग ऑन द किड्स। फॉर एग्जांपल एक ठंडे इलाके का बच्चा जा रोज बाहर रहा है, नहलाओ फिर उसको,
सही बात हाँ, है। अगर रोज नहीं जा रहा बाहर तो फिर ठीक है, इट्स फाइन। और समय थैंक यू वंस अगेन। Thank you. इसी के साथ हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। मुझे तेरा ख्याल ही बहुत है। चल पगली, मुझे पता है तेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की डिजिटल मेगा ऑफर पे मिले 200 GB डेटा तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड तो देखना मत भूलिएगा। वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल। नजर में सबसे बड़ा जुर्म क्या है? आपकी हुक्म अदूली सरकार। शाबाश, तुम वफादार होने के अलावा होशियार भी हो। जवान तीरे प्यो दी अखा एडियां नहीं होंदियां जिदियां तू समझ बैठी। छेती दस किथों आई? ओए जानी तू फिक्र ना कर, इन्हों इस भेड़ का मुल बड़ा महंगा पेगा। ओ 10,000 रुपया कितने जिहड़ा तू ताजर दी जेब तक के हासिल कीता। तुम्हारा इंतखाब गलत था। इस बहरूपिया ने पेंच बनकर हम सबको धोखा दिया। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जब कहते हैं ना कि किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो तो आपको फिर अपने तरीके से या फिर उनके तरीके से चीज को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो चाहे आप बच्चों को समझा रहे हो या फिर जाहिर सी बात है आप तरीका जब बदलते हैं तो आप कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका अपनाए कि सबको बात समझ आना शुरू हो जाए। और ये जो बेड़ा जिसने उठाया है ना वो है जी निगार नजर साहिबा। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस वक्त रिलेट कर सकते होंगे, समझ सकते होंगे क्योंकि काफ़ी मरतबा हमने उनसे बातचीत भी की है। हर वक्त एक नए प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही होती है। उनका कार्टून कैरेक्टर जो है गोगी वो काफ़ी फेमस है। अच्छा, अब गोगी की अगर बात करें तो वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमेशा आगे रहती है और लोगों को बताती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। डिफरेंट जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करती है
है, एट द सेम टाइम जो क्लाइमेट इशू है उसके बारे में बात करना, जो क्लाइमेट चेंज हम बात कर रहे होते हैं, जिस तरह हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे, सो गोगी उन तमाम चीजों को हाईलाइट करती है। एब्सोल्युटली। तो आज हम जानेंगे गोगी आजकल क्या कर रही है। तो जो बात हमने निगार नजर साहिबा की पाकिस्तान की पहली खातून कार्टूनिस्ट, आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन उन्होंने किया है। कैसी हैं आप निगार साहिबा? बहुत अच्छी, शुक्रिया बुलाने का। आपके आने का शुक्रिया। अच्छा, बैग बड़ा प्यारा, साथ मग्स और मैचिंग से मग्स हैं। exactly. तो मुझे बताएं निगार साहिबा, गोगी क्या कर रही है आजकल? कहाँ से शुरू करूं? गोगी बहुत कुछ कर रही मेरे है। ख्याल है जो पहले तो हमने बहुत सारा काम बता भी दिया, और अब ये बात बहुत अच्छी है कि एवरीबडी नोज कि गोगी ने क्या किया है। इस वक्त किन प्रोजेक्ट्स पे जो मोस्ट रीसेंट था वो तो था बसेस का प्रोजेक्ट, जिसमें 5 बसें क्लाइमेट चेंज पे बनाई गई, और जो उसमें पैगाम था वो यही था कि अगर आप मौसम की तब्दीली को कम करना चाहते हैं तो वो वाले काम करें जो कि दरख्त लगाने के या पानी बचाना, मेनली पानी। तो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जो आपके पास कार्टून भी है इस वक्त मेरे पास भी, और अगर आप इजाजत दें तो मैं जल्दी से इसके ऊपर बड़ी प्यारी चीज लिखी हुई है वो जरा हम पढ़ के भी बताते हैं कि ये देखें कितने प्यारे इसकी ग्राफिक्स हैं, ऑलरेडी काफी इसको अट्रैक्टिव, लेकिन इसके ऊपर लिखा बड़ा जबरदस्त है, पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। ठीक है, ये इसका टाइटल है। हमारे बुजुर्ग दरियाओं में पानी देखा करते थे, हमने बोतलों में खरीदा है पानी। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें पानी को सिर्फ आंसुओं की सूरत में देखें, या फिर कुछ यूं हो जाए। खुदारा खुद भी पानी बचाएं और दूसरों को भी ताकीद करें। सो ये इसी तरह के जो मैसेजेस होते हैं वो देने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन इसमें लेक्चर के बाद जो कार्टून है ना वो बहुत पॉपुलर हुआ है। यानी गोगी पानी कैसे बचा रही है, एक सीढ़ी के ऊपर 3 बच्चे बिठा दिए और ऊपर से शावर कर रही है। तो वो एक ही दफा में तीनों बच्चे नहा रहे हैं, जिसकी अभी आप बातें भी कर रहे थे कि रोज नहलाना है। पानी नहीं है तो फिर ये तरीका है कि रोज नहलाएं आप, और एक और कम पानी से भी नहला सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी जी। अच्छा, वो चाहे हेल्थ है, वो चाहे एजुकेशन है, वो चाहे एम्पावरमेंट है, जरा गोगी उस पर बात करती है, हमें नजर भी आती है। कैंसर से मुतालिक भी कुछ काम चल रहा है गोगी का, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? इट्स KCK, किलिंग कैंसर काइंडली। ओके। उसमें हमने ये डिवाइस किया है कि 12 महीने के लिए 12 कॉमिक बुक्स होंगी, जो कि बच्चों को इस चीज से रूशनास कराएंगी कि कैंसर तो हो गया है, लेकिन अब इसको हैंडल कैसे करना है, कोप कैसे करना है। और उसके बाद एनिमेशन अलहदा होगा, क्योंकि सब बच्चे तो नहीं पढ़ सकते, तो वो एनिमेशन में ये सारे पैगामात आएंगे, और ये इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। बल्कि हमें बताया गया है कि ये अमेरिका और इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों में भी, बरतानिया में ये यूज किया जाएगा। तो हमें ज्यादा अब मोटिवेशन हुआ है और उसके ऊपर बहुत जोरों में काम हो रहा है। तो ये तो है एक चीज, लेकिन हमने इंसान नहीं यूज किए इतने। गोगी है जरूर, लेकिन थोड़ा सा उसका ट्रॉमा कम करने के लिए हमने बड़े क्यूट से जानवर बनाए और बच्चे बनाए हैं कि वो कैसे इसको समझ रहे हैं, क्या होना है उनके साथ, और किस तरह उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। ये तो एक चीज हुई, लेकिन कुछ हल्का पुल्का भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। उसके लिए ये है जो हमें बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि भाई ये बार्बी, ये डोरा, ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अपना हमारा कोई नहीं है कैरेक्टर। ऐसे ठीक है, हमने बनाने शुरू किए, कंप्यूटर बैग से शुरू किया, कि जो कि सबसे ज्यादा यूजेज में आता है स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो इसमें हमने ग्राफिक्स बना के एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि लिव द लाइफ, कम ऑन। हाँ, मतलब उम्मीद रखें, कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। तो इसके साथ मैचिंग मग भी, क्योंकि चाय और कॉफी तो जरूर। और बड़ा प्यारा है, मैं चाहूंगी इसका जरा क्लोजअप बना दें हमारे कैमरा मैन इस वक्त जो देख रहे हैं, कि काइंडली इसका क्लोजअप बनाए। इतना खूबसूरत सा मैसेज है, और ये ग्राफिक्स है। देखिए, जो हम कार्टून्स की बात कर रहे होते हैं ना, बच्चों को एजुकेट करने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। सो ये जो, हाँ, इससे पहले जो भी हमने आपको दिखाया वो जो ग्राफिक्स हम कहते हैं ना कि मैचिंग बड़ा प्यारा है। सो उसके साथ वाला भी ये देखें जी, लिव लाइफ, भी लैपटॉप बैग, एंड देन साथ उसका गोगी, और मुंह में फूल है शुएब। हाँ, गोगी फूल लेके भाग रही है, और गोगी कह रही कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे मत रोको, मैं उड़ना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, विमेन एम्पावरमेंट, सही है ना। और ये वाला चाय उड़ के गई हैंडल में चली गई। अरे वाह। सो ये भी मजे का है। इसके साथ एक कार्टून बहुत अरसा पहले मैंने बनाया था, और वो कार्टून ही को हमने रिप्रोड्यूस, रिसाइकिल करके उसका एक नया पहलू बनाया। अगर उसमें चली गई कि वो कार्टून क्या था तो मैं बता ही देती हूँ। ये दोनों खवातीन हैं, बेगम साहिबा हैं,
जो गोगी के साथ चाय पी रही हैं और कह रही हैं कि मैं तो अपने लड़कों को कभी भी काम नहीं करने देती, हत्ता कि मैं उनका होमवर्क भी खुद ही करती हूँ स्कूल वाला होमवर्क। ये काम भी ना करने दें सो ये भी ना हो बच्चों को। जी, तो ये इसके साथ भी और बहुत सारे हमारे डिजाइन्स हैं, बैग्स के, कप्स के, कुशन्स के, इवन की चेन के, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो हम और अगला काम कर रहे हैं वो है एक बुक, कलरिंग बुक, जो अगेन छोटे बच्चों के लिए है, और उसमें वो कहलाएगी मेरी कल्चर की डायरी। और उस कल्चर में हम पुराना कल्चर, वो पंखे, वो जो हम पग बांधते हैं, बच्चे विरसे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये साफा, अच्छा साफा होता है, कैसे बांधते हैं, होता क्या है। तो वो मेरा पहला पेज जो आज आपको मैं दिखा रही हूँ, प्लीज जी, हम चाहेंगे स्क्रीन पर दिखाएं भी। यस, क्योंकि आज पहली बार हम यहाँ से शेयर करेंगे, उसके बाद उसकी और चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता उसके काफी पेजेस होंगे, कलरिंग बुक होगी। क्योंकि दैट्स वो ऐसी चीज है जो हर बच्चा हर उम्र में करता है और पसंद भी करता है। तो वो उसमें जो ऐसे दादाजी जो है ना सर पे पग बांध रहे हैं, और पूरा बैकग्राउंड हमारा अपना रिच कल्चर का है। वो जो चारपाई है उसपे भी वो जो होते हैं ना पेंटेड पाए, वो हमने सामने रखे हैं, हमने मटके रखे हैं, हमने शेल्फ्स रखी हैं, हमने बर्तन रखे हैं, ताकि बच्चे जब उसको कलर करेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ ये हमारा विरसा है। अच्छा, इस पर तो हम बात कर रहे हैं। अभी कुछ और पिक्चर्स भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं जो बस के प्रोजेक्ट के मुतालिक आपने बात की निगार साहब, और उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि कुछ और प्रोजेक्ट हैं। चाहिए तो द सेम बस वाला प्रोजेक्ट ही है, चूंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स पे आपने रिसेंटली भी काम किया, अदरवाइज कई सालों से आप माशाल्लाह काम करती भी आ रही हैं। मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन जो आपने कहा कि फर्स्ट पेज दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें जिस तरह साफा बांध रहे हैं, और वही एक हमारा कल्चर जिससे बच्चों को हमें जोड़ना भी है, एक कार्टून के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू बच्चों को जोड़ना भी है उस कल्चर के साथ, एंड अगेन एट द सेम टाइम उनको समझाना भी है जैसे साफा गर्मी में कितना इंपॉर्टेंट होता है, गर्मी से बचाता है, धूप से बचाता है, लेकिन हमारे बच्चे ठीक है, नहीं पता था ना, मॉडर्न की तरफ जा रहे होते कि मॉडर्न चीजें हमारे पास आ गई, हम उनको अडाप्ट करें, बट एट द सेम टाइम आपने बात की ना हमारा विरसा, तो ये इसको लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। निगार साहबा, कितना इम्पैक्ट अभी आप देख रहे हैं? ज़ाहिर है माशाल्लाह आप तो इतना अरसा अब हो गया कि आप काम करिए और काफी ज्यादा आपने इम्पैक्ट इसका देखा भी होगा, बट अब जो हम कह रहे हैं ये जो जनरेशन है इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। क्या वाकई मुश्किल है? नहीं, अगर आप दिलकश तरीके से समझाएं तो मुश्किल नहीं है। आप रंग बिरंगे कार्टून्स दिखाएं, आप उनको एनिमेशन दिखाएं, यानी लिंक रखें मॉडर्न गैजेट्स के साथ, उनको उसी आईपैड पे दिखाएं कि हमारा क्या है, हम कौन हैं, और हमें फख्र होना चाहिए इस चीज़ पे। और इसीलिए मैंने जो कलरिंग बुक है जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है, इवन बड़े बच्चे, मैं एंजॉय करती हूँ कलर तो उसमें मैंने अपना विरसा, अपना कल्चर, अपना उसकी अक्कासी की है। मसलन दादी हैं तो वो चूड़ियाँ पहना रही हैं, और इन चीज़ों से बच्चों को वाकिफ कर रही हैं जो कि हमारी हैं। जो इसीलिए तो स्पेन में तक जब बात गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यहाँ एग्जीबिशन करें, और उन्होंने कहा कि हमें 100 कार्टून चाहिए। गोगी वेस्टा हिस्पाना, यस। और इसके पीछे देखिए क्या हो रहा है, अरे वो गुब्बारे तो उधर से गुब्बारे आ रहे हैं और इधर से कैक्टस के कांटे आ रहे हैं। यस आगे क्या होगा, यानी उनमें 100 कार्टून्स में से इन्होंने ये वाला इंतखाब किया इसका, कि ये मुंतखब करके उन्होंने कवर पे लगाया। अच्छा, इसमें एक और भी परदेश चलो मगर तरीके से, ये भी एक प्रोजेक्ट था। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है, ओके, कि भाई तरीके से जाएं वरना आप किश्ती में उलट भी सकते हैं। एग्जैक्टली, लीगल वेज जो हैं उनको इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। निगार साहबा, इतने खूबसूरत, जाहिर सी बात है, ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कवर पेज ही जब आप देख रहे हो बुक का तो वो बड़ा मैटर कर रहा होता है कि बुक अंदर से पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। सो बड़ा जबरदस्त आपका काम हमेशा से हम देखते भी आ रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है जितना काम हम प्रमोट करें। हम क्या प्रमोट करें, हम एजुकेट होते हैं खुद यहाँ पे बैठ के भी, और जाहिर सी बात है अपनी ऑडियंस को भी एजुकेट करने की पूरी कोशिश भी कर रहे होते हैं। इसी तरह से काम करती रहें हमेशा, पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पे भी, और बहुत आगे जाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। टैलेंट की बात करते हैं। टैलेंट की कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई एज नहीं। और ऐसे में आज हमारे साथ एक बड़े ही टैलेंटेड ऑफिसर मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक हिंदू असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात हुए हैं। फैसलाबाद में इनकी तैनाती हुई है। ताल्लुक इनका बदीन से है। मैट्रिक तक बदीन से तालीम हासिल की, फिर सिंध यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने बैचलर्स किया। इन दिन मुकाबले का इम्तिहान देना और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अपने टैलेंट को मनवाना और अभी एज ASP तैनात होना। तो आज हम उनके सफर से मुतालिक भी बात करेंगे। इनकी इस जर्नी में क्या हर्डल्स, क्या चैलेंजेस, कैसे इन्होंने ओवरकम किया, कैसे आगे बढ़े और क्या रूटीन आजकल चल रही है, क्या करना चाहते हैं आफ्टर वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म। तो आज हमें राजेंद्र मेघवार साहब ने ज्वाइन किया। राजेंद्र साहब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सही चल रही जिंदगी? जी फर्स्ट। यूनिफॉर्म के बाद सबसे पहले काम क्या किया आपने? यूनिफॉर्म में जो रूटीन के मामलात होते हैं हमारी ड्यूटी से रिलेटेड वो तो चलते आ रहे होते हैं और अदर देन दैट यस यही चल रहा है। राजेंद्र एक सख्त ASP है? नहीं सख्त तो नहीं हूँ लेकिन आई एम जस्ट एन ASP। अच्छा नहीं, वो एक होता है ना कि स्ट्रिक्ट होते हैं ज्यादा रूल्स के मामले में, कि बड़ी रोबदार सी पर्सनालिटी होती है, तो आप वैसे बड़े मासूम से ही लग रहे हैं। नहीं रोबदार तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ड्यूटी से रिलेटेड भी और बाकी सारे मामलात होते हैं, उनको उसी तरह हमने लेकर चलना इम्पोर्टेंट होता है। सोचा था कि यही बनना है मुझे, हमेशा से यही गोल सेट किया था जो कि अचीव कर लिया? नहीं, हमारा ये होता है ना, पहले तो यही ज़हन में होता है कि कैसे भी करके एग्जाम क्रैक हो जाए। हाँ। तो वो हो जाता है। उसके बाद हम पहले भी होता है यकीनन कि कौन सी सर्विस में आपने जाना है, लेकिन शुरू में जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं या आप इंटरमीडिएट कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम यू डोंट नो कि आप कहाँ लैंड करेंगे। तो हम जस्ट बच्चे होते हैं तो हम सोच ही रहे होते हैं मैं ये भी करूँगा या मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पे जाके आप थोड़े मैच्योर होते हैं, आपका माइंड कि मैंने अब क्या करना है। तो उधर जाके फिर मुझे था कि यार यस मैंने CSS करना है। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ CSS? जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। वाओ। थोड़ा सी रूटीन बताना चाहेंगे जो इस वक्त हम CSS एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस वक्त तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि कई साल भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चंद महीने बट समटाइम्स कई सालों की तैयारी भी होती है। सो आपकी रूटीन क्या थी? आप क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज थी, ऐसी रूटीन थी जिसने आपको इस CSS क्रैक करने में सपोर्ट किया? रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डूइंग अ थिंग डेली डे बाय डे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा रूटीन ये होता था, मैं अराउंड इन अगस्त, हमारा पेपर्स होते हैं हमारे फेब में। yes. तो इन अगस्त आई केम टू लाहौर, फिर वहाँ पे मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जिन्ना बाग में वो ज्वाइन कर ली। तो रूटीन सिंपल थी, 8 to 8, सुबह 8 बजे जाते थे, शाम को 8 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी तो हम वापस आ जाते थे। और उसके बाद मैं नहीं पढ़ता था, बस ये जो 12 घंटे में अच्छा खासे हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ना था? 12 घंटे में ये नहीं था कि 12 घंटे ही हम पढ़ते थे। शाम को उधर जिन्ना बाग था, उधर मैं वॉक कर लेता था हाफ एन आवर, और दिन में फिर हाफ आवर हम लंच ब्रेक कर लेते थे। इस तरह 15 मिनट्स का बीच में। अच्छा, रूटीन तो चले वो डिपेंड भी करती है ना सबकी कि क्या किस तरह से कौन के लोग अक्सर 2 घंटे पढ़ के भी हमने देखा है वो CSS पर। टिप्स क्या देना चाहेंगे इस वक्त? अब इसमें टिप्स तो कोई नहीं है, आप ये सारी मैं तो यही कहता हूँ कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ठीक है। अगर आप एक नाइट ऑवल हैं, रात को बैठ के पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप रात को बैठ के पढ़ें। अगर आपको दिन में अच्छा लगता है, जैसे मैं सुबह उठ जाता था, मेरा यही होता था कि सुबह उठना मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन एट दैट टाइम माय मदर इज हाउस वाइफ, तो मैं यही सुबह उठ के 6:30 अराउंड 7 में उठ जाता था। मैं यही सोचता था कि इस वक्त मेरी जो माँ है अच्छा वो अवेक होंगी, तो इफ शी इज अवेक देन व्हाई नॉट मी, दैट्स नाइस। तो इस तरह मैं फिर उठ जाता था और रूटीन होता था। अच्छा, नॉर्मली CSS में जो लोग फंस जाते हैं वो 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रेसी या कंपोजिशन, उसमें फंस जाते हैं, ऐसे में फंस जाते हैं कि बाकी सब में मार्क्स अच्छे हैं, पास भी हो रहे हैं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप रुक रहे हैं बार बार। तो आपने जो कि किया है इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स, तो आपको लगता है कि उसका बहुत फायदा हुआ आपको इन CSS? CSS में मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था वो था रीडिंग का। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पे हम वो लिटरेरी रीडिंग्स करते थे, रसल पढ़ते थे, इवन पोइट्री, फिर उसके बाद प्रोस में आ जाएं, आप नॉवेल्स ले लें, वो फिर हम सारा पढ़ते थे। उससे ये हुआ कि एक तो आपका लैंग्वेज एक्सप्रेशन अच्छा हो जाता है,
वैसे भी जो अच्छे उस्तादज़ा हैं, जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, वो यही कहते हैं कि आप मैक्सिमम रीडिंग करें। तो मुझे नहीं याद कि ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आफ्टर सेकंड ईयर ऑफ माई यूनिवर्सिटी मैंने कभी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई मिस की हो। इवन व्हेन आई वाज इन विलेज, वहाँ पे वो नहीं मिलती थी, तो हम वो डिजिटली जाते थे उधर वेब पे, वहाँ पे पढ़ लेते थे। सीखने की, पढ़ने की लगन हमेशा से थी। राजेंद्र, यूनिफॉर्म पहन के कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है अपने शोल्डर्स पे? काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। कभी कभार तो ये भी फील होता है कि मैं जो है वो जस्टिस भी कर पाऊँगा कि नहीं अपनी इस वर्दी के साथ भी। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, नॉट इवन इन यूनिफॉर्म पर्सनल, बट उसके अलावा सिटीज़न में भी हम देख लें, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि पुलिस ऐसी है या फलां डिपार्टमेंट ऐसा है या ये ऐसे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे हैं। तो अगर हम खुद एज अ सिटीज़न देखें तो हम एज अ सिटीज़न किस तरह के हैं। अब मैं बाहर जाएं, आप ट्रैवल करें, सफ़र करें, लोग अपनी जो है वो कार की विंडो से वो कचरा फेंक रहे होते हैं, ट्रैश फेंक रहे होते हैं। उसके अलावा भी आप देख लें ट्रैफिक की वायोलेशंस इतनी हैं। तो एज अ सिटीज़न हम कहाँ पे हैं? देखिए ना, ये इट्स अ टू वे थिंग। अगर आप डिमांड करते हैं स्टेट से, रियासत से कि वो हमें अच्छा माहौल दे, हमें जो सिस्टम्स आर देयर, बट उसको फॉलो किसने करना है? सिटीजन्स ने। यानी हम हकूक की बात तो करते हैं, ये हमारा हक है, ये भी हमारा हक है, ये भी हमारा हक है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है और ये मेरा फर्ज जिसमें मैंने कोताही किया उस पे हम बात नहीं करते। हक और फर्ज दोनों साथ साथ ही चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। और हमने कभी नहीं देखा कि कोई, हर शख्स जो हमारे शो में भी जिनसे बात होती है या ओवरऑल भी, तो हर कोई ये कहता है कि हमारे हुकूक ये हैं, हमारे हुकूक हमें नहीं मिल रही है, ये हुकूक हमारे होने चाहिए। कोई ये बात नहीं करता कि हमारे फराइज हैं और हम ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में लोगों को तो मैं दोष नहीं दूंगा, बट इसमें हमारा भी एक किरदार है कि हम एज इवन इन मीडिया, इवन इन गवर्नमेंट, इवन इन एजुकेशन सिस्टम एज वेल, हम उनको वो जो हम कह लेंगे ट्रेड्स हैं वो हम उनको सिखाते ही नहीं है। इवन आप जापान में चले जाएं, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम देख लें, वो शुरू से फर्स्ट से लेके 5 तक उनका कोई एग्जाम ही नहीं है। वहाँ तक वो यही सिखाते हैं कि आपने एथिक्स पे काम होता है, सोसाइटी के तौर पे किस तरह से काम करना है, कैसे बिहेव करना, उस पे होता है, सिविक सेंस पे काम हो रहा है। हमारे यहाँ मसला ये कि ठीक है तालीम इंपॉर्टेंट है, बट तरबियत उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर काम होगा तो चीजें ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहते हैं इन दिस डिपार्टमेंट? कुछ ना कुछ इंसान सोचता है ना, क्योंकि देखें इश्यूज तो हर जगह होते हैं, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं अच्छा मैंने इस पर्टिकुलर इशू पर काम करना है कि ये चीज बेहतर हो जाए या ये मैं काम कर लूं। व्हाट इज योर एम और गोल इन दिस डिपार्टमेंट? जी, गोल तो सिंपल है, हैव टू सर्व द नेशन। और उसके अलावा ये है कि ये जो हमारी जर्नी है ना, फ्रॉम पुलिस फोर्स टू पुलिस सर्विस, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करूँ, क्योंकि आई थिंक वी शुड गो टुवर्ड्स सर्विस डिलीवरी, बेहतर सर्विस डिलीवरी हो। लोग फील करें कि यार पुलिस, वैसे पुलिस इज नाइस, ऐसे नहीं है कि यस ब्लैक शीप्स आर देयर इन एवरी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली, लेकिन वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर वो ये जो ब्रिज है ये खत्म हो जाए तो दैट विल बी नाइस थिंग। उसके अलावा बाकी जो रूटीन के मामलात हैं वो भी चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये खत्म करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे खत्म हो सकता है राजेंद्र? ये तो क्योंकि काफी ज्यादा गैप हम देख रहे हैं, वो आ चुके, परसेप्शन बिल्ड हो चुका है। बिल्कुल। इसमें देखें ना, कम्युनिटी को हम इंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटी पुलिसिंग पे भी काम होता है, हमारी अमन कमेटीज़ हैं। उसके अलावा दीगर जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे अवेयरनेस की बात हुई, जैसे हैरेसमेंट, जेंडर हैरेसमेंट हो गई, उसमें हम जो है वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में वो भी हम साथ साथ, क्योंकि सिविल सर्विसेज ऐसे नहीं है कि अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं या आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या इवन मीडिया पर्सन, तो आप अपना काम तो साथ साथ कर रहे होते, लेकिन आप एक अच्छा इंसान होना एक ज़रूरी है सबसे पहले। और अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं तो उनको आप मज़ीद इम्पार्ट करना या एक अच्छी, हम कहते हैं कि एजुकेटेड कम्युनिटी को बढ़ाना इज अ थिंग दैट वी शुड लुक फॉर। अच्छा, इन्हीं 1-2 हफ्तों में जो कि आपने चार्ज संभाला, कोई इंटरेस्टिंग वाकया अभी तक हुआ आपके साथ? कोई ऐसा इनकाउंटर, मे बी इन द डिपार्टमेंट, मे बी किसी बाहर के बंदे के साथ, कोई ऐसा वाकया जब शेयर करना चाहते हो? हाँ, एक इंसिडेंट था, हमें रात को कोई कॉल मौसूल होती है कि PS रजाबाद है वहाँ पे फैसलाबाद, कि वहाँ पे 2 छोटी बच्चियाँ जो हैं वो लापता हैं। तो वो सुबह 4 से लापता थी। एक की एज थी कोई 3 इयर्स और एक की 3.5 इयर्स। तो 2 छोटी बच्चियाँ थी, वो खेलते खेलते वो निकल गई। वैसे तो वो मोहल्ले से बाहर नहीं जाती,
تو وی ور ورڈ کہ چھوٹی بچیاں ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ. ہمیں تو پتہ ہے ہمارا معاشرہ کس طرح سے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح ہو. تو اس کے بعد میں بھی ادھر آ گیا, میں نے اپنے 2 SHO بلا لیے, ہمارے MCs اور موٹر بائکس اور ڈولفن والے, پورا ہم نے سرچ آپریشن کیا جو ڈیزرٹڈ پلیسز تھی, کیونکہ وہ بھی دیکھنی ہوتی ہیں, پورا کر کے CCTV فوٹیج سارا یہ پورا کر کیا ہم نے. پھر مساجد میں اعلان بھی کرائے کہ بچے لاپتہ ہو گئے. پھر جا کے ہمیں جو ہے وہ بچے, ہمیں موٹر سائیکل جو اسکاٹ تھا ان کو جا کے وہ 7 والی کالونی میں کسی جگہ پہ وہ ہمیں ملی ہیں. پھر وہ جب ہم ان کے پیرنٹس کے حوالے جب ہم کر رہے تھے, رات کو کہاں تھی وہ ساتھ میں ایک کالونی تھی, وہاں پہ کھیلتے کھیلتے وہ چلی گئی, اور ادھر وہ اب کہہ لیں کہ ایک سلم ٹائپ ایریا تھا, وہاں پہ جا کے وہ ملی. بٹ شکر ہے خدا کا کہ گم ہو گئی تھی, راستہ بھٹک گئی. لیکن ہم تو ورڈ تھے نا کہ, اور شکر ہے کہ وہ رات کو 12:30 بجے ہمیں مل گئی. اگر وہ 12:30 بجے وہ آپریشن اس طرح ہم نہ کرتے اور وہ ہمیں نہ ملتی, اور اس میں کمیونٹی میں بھی ہمیں بڑا ساتھ دیا, جو رضا آباد کا ایریا ہے وہاں پہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, پورا ہم نے ان کو ڈھونڈ. لیکن جب وہ آپ اس طرح کا کرتے ہیں نا, پھر جب آپ وہ جو چھوٹی بچیاں تھیں, ہم جب پیرنٹس کے حوالے کر رہے تھے, جو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ جو خوشی تھی نا, وہاں پہ فیل ہوتا ہے کہ یار you have done something, you are doing something, you are in civil service. آپ امیجن کریں نا ایز اے پیرنٹ, اگر میں سوچوں کہ ایک لمحے کے لیے آپ کی اولاد, اگر اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں جو کہ ان اٹینڈڈ نہیں ہونے چاہیے, وہ ایک لمحے آپ کی نظر سے دور ہوں, تو آپ کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے, جان نکل جاتی ہے, اور آپ کے بچوں میں آپ کی جان ہوتی ہے. اور ایسے میں جب ایگزیکٹلی ایسے میں جب آپ کے بچے, آپ کی بچیاں واپس آ جائیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ خوشی جو ہے وہ میرا خیال ایکسپریس نہیں. میرا خیال ہے یہ ایک سیٹسفیکشن ہے جس کی ہم ہر پروفیشن میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمیں سکون نہیں ملتا, ہم کتنے بڑے عہدے پہ بے شک چلے جائیں, تو یہ چیز سیٹسفیکشن دیتی ہے. یہ بھی سیٹسفیکشن دیتی ہے, لیکن اس طرح کے معاملات ہمارے یہاں نا چلتے رہتے ہیں. جیسے اسی رات پھر 1 بجے کال آتی ہے, کوئی ریپ کی کال آ گئی تھی, دین آئی ہیو ٹو رش ٹو دیٹ پلیس ایز ویل. تو لائک آپ کو کال 3 بجے بھی آ سکتی ہے, لیکن وہ جو جس کال کے لیے آپ جا رہے ہیں, جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, یو نو کہ if you are going somewhere you will make a difference. وہ پھر چاہے ایک لائف میں بھی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بھی, لیکن you feel کہ یار you are doing something. But how do you تو manage your stress? میرے خیال میں satisfied life جو ہے نا, it is far better than successful life. تو satisfied life is far better than successful life. That's a beautiful message. اور اس میں میں ضرور آپ سے پوچھوں گا بھی کہ ڈیورنگ دیز 2 weeks کبھی کسی نے آپ کو کال کر کے کہا ہو, کسی جان پہچان والے نے, کسی پرانے دوست نے, کسی ناٹ کولیگ میں بھی ہوتا ہے نا, کچھ آپ کے کزنز یا فیملی میں اکثر لگ گئے ہیں, ذرا یہ کام تے کرا, ایسی کال بھی آ جاتی ہے؟ اکثر کالز آتی ہیں, اور کالز وہ آتی ہیں مجھے بدین سے, حیدرآباد سندھ سے آتی ہیں کہ سنیچنگ کے بھی معاملات ہیں ہمارے پاس. میرا موبائل جو چلا گیا ہے یا میری موٹر بائک وہ چلی گئی, تو میں کہتا ہوں یار میں فیصلہ آباد گلبرگ میں ASP لگاؤں, میں کو پورے پاکستان کا ASP نہیں لگا. وہ کہتے ہیں لنک ہوں گے نا, دوسرے تھانے میں لنک ہو کے ذرا کال کر دیں دوسرے ASP کو. تو یہ اکثر ہوتا ہے, لیکن دیکھیں نا آپ یو آر اے ریسپانسبل پرسن, اور آپ کو کافی سارے معاملات ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اس دوران آپ کو اس طرح کی کال بھی آ جاتی, تو آپ کہتے ہیں کہ یار پہلے آپ جائیں, کم از کم آپ تھانے میں جائیں, وہاں پہ اپنی درخواست دیں اور اپنا پرچہ درج فالو کریں, پورا فالو کریں. فالو نہیں کرنا, ہم نے کیا کرنا ہے, پہلا کام فون کرنا, نہ FIR کٹوانی ہے, نہ تھانے جانا ہے, بس صرف کال کرنے ہے, وہ بھی بدین سے بیٹھ کے فیصلہ آباد کے ساڈا کام کراؤ. تو یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو پروسیجر فالو کرنا پڑے گا. آپ پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کروا سکتے ہیں, جو کہ چلے کیس جینوئن ہے اور FIR کٹ گئی ہے تو ایکسپیڈائٹ کروا سکتے ہیں. میڈم اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ اس پروسیجر کو تو فالو کریں نا. یس, آپ اگر سڑک پہ آپ جا رہے ہیں, آپ وائیولیشن کر رہے ہیں ٹریفک کی, تو آپ نے ٹریفک کی وائیولیشن کی, آپ کو ٹریفک وارڈن چلان دے رہا ہے, آپ فون ملا لیتے ہیں جی بات کریں. نہیں, زیادہ دیر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں نا, جب بائک کسی کی روک لی اوور سپیڈنگ یا ہیلمٹ آپ نے نہیں پہنا, تب نا جی فلانا ہے اس سے بات کر لیں. لیکن اب مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ جو ہماری ٹریفک پولیس جتنے بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں سن رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں بات نہیں کرنی. میں نے اتنی ساری ایگزامپلس ہمارے سامنے ضرور دیکھی ہیں. سو آپ کو رولز فالو کرنے ہیں, کوئی آپ کا کوئی بھی رشتہ دار کہیں پر افسر کیوں نہ لگا, پاکستان کا قانون سب کے لیے برابر ہے. ویسے بھی آئی تھنک تقریباً سب کا کوئی نہ کوئی جاننے والا افسر ہوتا ہی ہے, سو اس چیز سے نکل آئے کہ میرا جاننے والا افسر سب کا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی فیملی میں, فرینڈ میں اور سم ویئر. تو پلیز ٹیک دس تھنگ آؤٹ فرام یور مائنڈ, رولز آر رولز اینڈ وی شوڈ فالو دا رولز.
اپنی کمیونٹی سے اس طرح سے آگے بڑھنا اور اس طرح کا نام بنانا، تھوڑا سا اس بارے میں بھی شیئر کریں کہ یہ سفر آپ کے لیے کیسا رہا؟ جب ایکول اپرچونٹیز کی بات کریں، پاکستان ہمارا جھنڈا، اس میں سفید رنگ، نمائندگی مائنارٹیز کی، اینڈ دین ایکول اپرچونٹیز فار ایوری ون. میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں، That's nice. کیونکہ 2 ایئرس ہی ہوئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے. اس سے پہلے تو آپ سوچتے ہی نہیں ہے کہ آپ سڈنلی یو آر ہیئر. لکیلی آئی لینڈیڈ انٹو پولیس سروسز آف پاکستان. یس آپ ایم تو کر رہے ہوتے ہیں بٹ آپ اس طرح نہیں سوچتے. اور دوسری بات یہ میں امپورٹنٹ یہاں پہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ہندو تھے، آپ اس ملک میں جو ہے وہ رہے، تو آپ نے کبھی اس طرح کوئی فیل کیا کہ آپ کو کسی نے فیل کرایا ہو؟ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یار یہ دھرتی تو ہماری ہی دھرتی ہے نا. بے شک ہم سب کی ہے. ہم چاہے اف یو آر ایون ہم آپ سندھی ہیں، پشتون ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، وی آر الٹیمیٹلی پاکستانیز. بالکل. اور ہم تو ادھر 5000 سال سے پاکستانی ہیں. تو کل بھی مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ آپ کے حب الوطنی پہ کوئی شک کرتا ہے. میں کہتا ہوں میں تو 5 سال سے بھائی پاکستانی ہوں، سندھی ہوں، ادھر کا ہی رہنے والا ہوں. وہ تو آرینس آئے تھے ادھر سے، ہم تو جو ہیں وی آر دا نیٹیوز. تو یہ سوال ہی نہیں بنتا نا. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا. Agreed. کہ ہم اکثر سوال کرتے ہیں یار یہ کتنا پاکستانی ہے، یہ یار پلیز فار گاڈ سیک اس چیز سے ہم باہر نکلو. باقی بھی کام ہے، ہمارے ملک کو کافی سارے مسائل ہیں جو درپیش ہیں. ہم اگر انہی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے رہے تو آپ سے نکلنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مجھے بڑی پازیٹیو سوچ لگی ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اپنے ملک کا شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاس پاکستان کا قومی شناختی کارڈ ہے، آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ پاکستانی ہیں. اس کے بعد آپ کی کوئی ذات، مذہب، نسل، آپ جو کچھ بھی کہہ دیں، جو بھی ڈویژن ہوتی ہے یا جو بھی ہماری آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، بٹ ہم سب پاکستانی ہیں. اور پاکستان کے لیے